जैसा कि आप सभी को पता अपन पढ़ रहे थे फ्लोरेंस सीरीज एंड नर्सिंग ऑफिसर सीरीज, और नर्सिंग ऑफिसर की जो मैं बात करूं तो इसके अंदर नॉर्सेट, सीएचओ, आरआरबी, एएसआईसी, जितने भी तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स है उन सभी हॉस्पिटल की और नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है उससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डील और डिस्कस करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्कार। अपन जो डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा उन तमाम बच्चों तक जिनका ख्वाब है नर्सिंग ऑफिसर बनना, जिनका ख्वाब है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना, तो उन सभी तक ये क्लास है वो क्लास आप यहाँ पे पहुंचा सकते हो। तो बिल्कुल जल्दी से, और बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल। नंदनी गुड इवनिंग, रेखा गुड इवनिंग, रोशनी गुड इवनिंग, विरजू गुड इवनिंग, प्रभा है ना गुड इवनिंग, बिल्कुल राम राम बिल्कुल सभी को, और सरिता गुड इवनिंग, यस ठीक है ना, नंदनी नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। तो आप सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग। और आज का जो सेशन है वो बहुत जबरदस्त और शानदार सेशन रहने वाला है, तो सभी बच्चे जल्दी से इस सेशन के अंदर जुड़ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अपन यहाँ पे बात करें कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। कल मैंने लास्ट जो क्वेश्चन आपके सामने छोड़ा था और वो क्वेश्चन क्या था, और मैंने इस क्वेश्चन की हिंट भी दी थी और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर कमेंट भी किया है। अब देखिएगा किसका सही है और किसका गलत है, इसका मुआयना अभी अपन करने वाले हैं। देखिएगा भैया क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन सीन इन। पहली बात तो हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है, अपन बात करें बच्चों, ये हो गया हेल्यूसिनेशन। यहां पे देखना आप, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये हो गया सर हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब ये है कि ये एक परसेप्शन का टाइप है। किसकी बात करें बच्चों, ये हो गया परसेप्शन है ना, उस परसेप्शन का टाइप है। और इसमें क्या होता है, एरर होता है, एरर इन परसेप्शन। जब आप कोई भी चीज को परसीव कर रहे हो ना, उस परसेप्शन के अंदर एरर आ जाता है। आप ढंग से बात करें सर, परसेप्शन आप ढंग से नहीं पढ़ पाते हो, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब्सेंट रहेगा, ऑब्जेक्ट आर अब्सेंट। आप बिना ऑब्जेक्ट के ही अपन बोल रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के ही आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं, फिर भी आपको लग रहा है। अब यहाँ पे बात करें टेक्टाइल, बेटा ये जो वर्ड होता है ना टेक्टाइल, इस टेक्टाइल का मतलब होता है स्किन। टेक्टाइल जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, ये अपनी स्किन है, उस स्किन से रिलेटेड। अब अपन बोल रहे हैं ये किसमें देखने को मिलेगा, अपन बोल रहे हैं कोकेन अब्यूजर में, डायबिटीज वाले में, फंक्शनल साइकोसिस में, या न्यूरोसिस में। मतलब न्यूरोसिस में यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है बच्चों वैसे, है ना। उसके बाद अपन बात करें फंक्शनल साइकोसिस का भी नहीं है, डायबिटीज का भी नहीं है। देखो आपने देखा होगा जो लोग कोकेन ड्रग्स ऐसे यूज करते हैं, आपने देखा जब उनको यदि नहीं मिलेगी ना तो उसकी चमड़ी के नीचे बिल्कुल ऐसा लगेगा स्किन के नीचे कि भैया कुछ मेरी स्किन के अंदर काट रहा है। क्यों, क्योंकि उनको वो कोकेन चाहिए, क्योंकि उनको वो जो हीरोइन है वो हीरोइन चाहिए, उसको जो भी साइको एक्टिव सब्सटेंस है ना बच्चों, वो साइको एक्टिव सब्सटेंस चाहिए। जब तक उसकी बॉडी में जो साइको एक्टिव सब्सटेंस है ना, साइको एक्टिव ये हो गया सब्सटेंस, और साइको एक्टिव सब्सटेंस की अपन बात करें तो आपने बोल दिया सर ये हो गया कोकेन हो गया, उसके बाद आपने देख लिया सर ये हो गया हीरोइन है, वो हीरोइन हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा स्मैक है, वो हो गया। उसके बाद आपने देखा होगा एमडी। ये जो सारी चीजें है ना, ये ऐसे मादक पदार्थ है जिनको अपनी बॉडी की आवश्यकता ही नहीं हुई। अब रियल में ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपकी बॉडी में कोई जैसे अपन बोल रहे हैं चिमटी काट रहा वैसे हो रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अब मैं यहाँ पे बात करूँ ना बच्चों कि सर जो हेल्यूसिनेशन है ना वो कितने टाइप से, वो कितने टाइप का होता है, आप यहाँ पे देखना, ये हेल्यूसिनेशन के टाइप है। जो अपन बोल रहे हैं ना कोई आदमी भ्रमित कैसे हो सकता है, तो ये इतने तरीके से भ्रमित हो सकता है। कौन कौन से तरीके बेटा, यहाँ पे देखो भाई, मैं बात करूं सबसे पहले एक को लिखा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ये देखो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन आपको भी हो सकता है। कैसे ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन बच्चों ऐसे होता है, कभी आपने देखा होगा अपन कभी अपनी फोन की रिंग बजती नहीं है, आपने कहा अरे मेरी फोन की रिंग बजी। कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि दरवाजा बजा रहा है, अपन जाके देखते हैं तो वहां कोई दरवाजा बजा ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दरवाजा किसी ने नहीं बजाया, लेकिन अपने माइंड में एक ऐसा भ्रम आ गया कि आपको लगा है सर किसी ने दरवाजा बजाया, और आपने जाके देखा कोई नहीं था। आपने देखा जैसे आप रूम में सो रहे थे और आपने बाहर जाके देखा कि आपको ऐसा लगा कि बाहर डॉग है ना, वो डॉग बार्किंग कर रहे हैं, कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे हैं, और रियल में आप जाके बाहर देखा तो कुत्ते थे ही नहीं। अब आप उस हेल्यूसिनेशन को अपन बोल रहे हैं ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। और इसका मतलब ये भी हो सकता है आप सोचो कि बाहर कुत्ते भौंक रहे थे और बाहर जाके देखा कुछ नहीं था, आप बोलोगे भूत आ गए। भूत नहीं बेटा, ये भी हो सकता है ना कि आपको किसी प्रकार का क्या हो गया है, हेल्यूसिनेशन है, वो हेल्यूसिनेशन हो गया है, आपने ढंग से परसेप्शन है बच्चों, वो परसेप्शन नहीं किया, ये कारण भी हो सकता है। उसके बाद आता है विजुअल हेल्यूसिनेशन। विजुअल हेल्यूसिनेशन का मतलब ये है कि अपन यहां पे बात करें, जैसे आपको किसी अंधेरे कमरे में भेज दिया तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, और आपने लाइट चालू की तो रियल में साफ था ही नहीं। इसका मतलब ध्यान रखना वहां पे कुछ नहीं था, फिर भी आपको कुछ दिखाई दिया। तभी तो मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहां पे बच्चों है ही नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के ही अपन यहां पे बोल रहे हैं, तो उसको अपन बोल रहे हैं विजुअल हेल्यूसिनेशन। किसके नाम से जानते हैं, विजुअल, कि भाई आंखों देखा जिसको अपन बोल रहे हैं ना सर, एक को भूत दिखाई दे रहा है, भूत में भी ये विजुअल हेल्यूसिनेशन हो सकता है। क्यों, जैसे बोलते हैं कि भाई भूत है, वो भूत एक को दिख रहा है एक को नहीं दिख रहा है, कि मैंने अभी यहाँ पे किसी आदमी को देखा था और लाइट चालू करी कुछ था ही नहीं, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, विजुअल हेल्यूसिनेशन हुआ है। उसके बाद आता है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं रियल में अपने को स्मेल नहीं आती, कभी कभी हम बोल रहे हैं ना आपको ऐसा अरे यार यहाँ कुछ जलने की बदबू आ रही है, और रियल में कुछ जल ही नहीं रहा है। आपको लगा यहाँ मुझे हलवे की स्मेल आ रही है और रियल में हलवा नहीं है। यदि हलवा है और स्मेल आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको अजीब अजीब स्मेल आना बिना स्मेल के, स्मेल नहीं है फिर भी स्मेल आ रही है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑल फैक्ट्री। उसके बाद आता है ध्यान रखना नेक्स्ट वन, ये हो गया गेस्ट्रेटरी। गेस्ट्रेटरी का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट है ना, अपन बोल रहे हैं जीभ का टेस्ट, उस टेस्ट की बात करें, रियल में कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये इस तरीके का टेस्ट है। अपन बोल रहे हैं खाना, अपन बोले खाना तो सही है, लेकिन आपको लग रहा है यार इस खाने में कहीं जहर तो नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है खाना जहरीला खाना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज द गेस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। और उसके बाद आता है टैक्टाइल। दिख रहा है आपको टैक्टाइल, जिस क्वेश्चन में अपन बात करें उस टैक्टाइल, देखो आपका पैर के ऊपर कीड़े मकोड़े चला रखे इसने,
कि आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि रियल में मेरी स्किन के नीचे कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हो। तो ऐसा जो है वो किसमें देखने को मिलेगा बच्चों? तो वो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं ये हो गया आपका कोकीन या ऐसे जो अब्यूजर है। तो ये अपन यहाँ पे बात करें कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स। आपने कुछ नहीं सुना, ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गैस्ट्रेटरी और टैक्टाइल, ये 5 प्रकार के हेलुसिनेशन होते हैं जिसमें व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी वो व्यक्ति क्या करता है, ध्यान रखना, इन सभी चीजों को महसूस है वो महसूस करता है बच्चों। तो उसको अपन बोल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये इसमें अपन ने यहाँ पे बात कर दी किसकी? दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। अगला आ जाओ भैया। यस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और उसके बाद में आंसर करिए। क्या लिखा? ए पर्सन हु रिपीट एग्जामिनर वर्ड। मैं बोल रहा हूं ना, मेरे पीछे सेम सेम, अभी मैंने बोला क्या कर रहे हो बच्चों, तो आपने बोला क्या कर रहे हो बच्चों, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही सेम वर्ड आप रिपीट कर रहे हो, है ना। जैसे जैसे मैंने बोला एक कविता सुनाओ, आप बोले एक कविता सुनाओ, मतलब जो मैं बोल रहा हूं, जो पागल व्यक्ति बोलता है ना वैसे। अब उसको आप क्या बोलोगे? मैनरिज्म बोलोगे, उसके बाद वर्बिजेशन बोलोगे, उसके बाद अपन बात करें इकोलेलिया बोलोगे या इकोप्रेक्सिया बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? सही आंसर क्या होगा? अब बिल्कुल यहां पे देखिएगा बच्चों, इसमें मैं बात करूं मैनरिज्म। मैनरिज्म का मतलब होता है कि भाई आप किसी एक एक्टिविटी को बार बार कर रहे हो तो उसको मैनरिज्म बोलते हैं। उस एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना, है ना, एक ही एक्टिविटी को बार बार क्या करना, ये मैं कर रहा हूं, ये इस तरीके से मैं कर रहा हूं, दिस इज द मैनरिज्म, मैं एक ही फॉर्म में कर रहा हूं। उसके बाद वर्बिजेशन मतलब मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, हालांकि, ठीक है, ओके, ठीक, ओके, ठीक 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 ठीक। कहीं आपने देखा बहुत सारे लोग होते हैं एक वर्ड बोलेंगे ना कि आपको कल डिनर पा रहा है, हालांकि मैं कल तो, हालांकि मैं बिजी रहूंगा, हालांकि मैं वहां से, हालांकि मैं, वो जो वर्ड बोलते हैं ना उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? वर्बिजेशन। एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करना, ठीक है ना, वो वर्बिजेशन। उसके बाद अपन बोल रहे हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति ने बोला है, मैं बोल रहा हूं कोई डॉक्टर ने एक पेशेंट से पूछा व्हाट इज योर नेम, पेशेंट पूछता व्हाट इज योर नेम, पेशेंट पूछेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, तो डॉक्टर पूछेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, पेशेंट पूछेगा व्हाट इज योर प्रॉब्लम, डॉक्टर पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, तो वो पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है ना, वो बोलते कोई दिक्कत है क्या, वो पेशेंट से वापस बोलेगा तेरे को कोई दिक्कत है क्या, ऐसा यदि बोलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इकोलेलिया। उस इकोलेलिया के नाम से बच्चों यहाँ पे जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो किसी भी एग्जामिनर या किसी भी व्यक्ति के वर्ड को वापस से रिपीट करना क्या कहलाएगा बच्चों? इकोलेलिया। फिर आता है इकोप्रेसिया। इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कर रहे हो, मैं ऐसे कर रहा हूं तो आप भी ऐसे कर रहे हो, मैं आपको पत्थर मार रहा हूं आप मेरे को पत्थर मार रहे हो। इसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, मंकी है ना, उसमें इसका एक्सपीरियंस ऐसा कौन करता है? बंदर करता है ना। आपने देखा आप बंदर को पत्थर मारना, बंदर वापस पत्थर मारेगा, उसको बोलते हैं ध्यान रखना इकोप्रेक्सिया। जैसे अपन बोलते हैं ना पैरट लाइक, अपन बोले जैसे अपन बोलेंगे वैसे ही तोता बोलता है। आपने देखा होगा बिल्कुल पैरट देखा, और पैरट में अपन क्या बोलते हैं? ये आपने बहुत सारे वीडियो आते हैं, पैरट को बोलते हैं आई लव यू बोलो तो आई लव यू बोलता है ना। तो इस तरीके से यदि जो पैरट लाइक वर्ड्स रिपीटेशन होता है उसको इकोलोलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलेलिया। और अपन बोल रहे हैं कि कोई एक्टिविटी मूवमेंट है उसकी बात करें तो ये हो गया सर एक्टिविटी रिपीटेशन हुआ, तो ये हो गया एक्टिविटी, ये हो गया रिपीटेशंस। यदि एक्टिविटी रिपीटेशंस हुआ, उसने एक्टिविटी को रिपीट किया है ना, किसकी बात कर रहे हैं? ये हो गया एक्टिविटी, और एक्टिविटी को उसने ध्यान रखना रिपीट है, वो रिपीटेशन किया, तो उस कंडीशन को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे? इकोप्रेक्सिया। तो चारों का मतलब समझ में आ गया। एक तरीके को नेक्स्ट वन बताओ भाई, ये क्वेश्चन एनाटॉमी का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बताओ क्या लिखा है? ये होगा सक्कस एंटेरिकस। क्या नाम है? ये हो गया सक्कस एंटेरिकस इज द सिक्रेशन। एक ज्यूस है, एक ज्यूस है, उसका नाम क्या है? अपन बोल सकते हैं सर ये हो गया सक्कस एंटेरिकस। तो सक्कस एंटेरिकस कहां से रिलीज होगा, है ना? बताओ भाई, ये स्टमक से रिलीज होगा, ये अपन लीवर से रिलीज होगा, या पेनक्रियास से रिलीज होगा, या इंटेस्टाइन से? देखो आप सभी को पता है कि सर जो स्टमक होता है ना, इस स्टमक के द्वारा तो जूस आता है, उसका नाम है ये हो गया गैस्ट्रिक। क्या नाम है बच्चों? ये हो गया सर गैस्ट्रिक, है ना, वो गैस्ट्रिक जूस। किसकी बात करके ध्यान रखना? गैस्ट्रिक जूस आता है, और गैस्ट्रिक जूस में आपने देखा होगा हार्मोन से वो अलग अलग प्रकार के, ये भी ध्यान रखना। सक्कस एंटेरिकस क्या ध्यान रखना? हार्मोन। अब लीवर की बात करें सर, इससे तो ध्यान रखना बाइल है, वो बाइल आता है। पेनक्रियास की बात करें तो इसके द्वारा ध्यान रखना पेनक्रेटिक जो जूस है ना, वो पेनक्रेटिक जूस है, वो बेटा आता है। और अपन बात करें ये जो सक्कस एंटेरिकस है वो कहां से आएगा? वो आएगा बेटा इंटेस्टाइन। ये अपन बोल सकते हैं सर इंटेस्टाइनल। इस इंटेस्टाइन से क्या होगा? ये होगा इंटेस्टाइनल जूस। किसकी बात करें? ये होगा इंटेस्टाइनल जूस, है ना, वो इंटेस्टाइनल जूस होगा, और इसी के अंदर ध्यान रखना सक्कस एंटेरिकस है, वो सक्कस एंटेरिकस नाम से अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल रहेगा। तो यहां पे बच्चों अपन क्या बोल सकते हैं? ये हो गया डी आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा? डी आंसर इज द राइट आंसर। ओके भाई, चलो नेक्स्ट वन बताओ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्या लगा? द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स नियोनेटल रीसक्सिटेशन। देखो एक अपन बोल रहे हैं 28 दिन के भीतर का जो बच्चा है ना, 28 दिन के अंदर का बच्चा, जैसे बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद में आपको यहाँ पे रीसक्सिटेशन, उसको सीपीआर देना है। तो आप रीसक्सिटेशन में स्टेप्स कैसे फॉलो करोगे? ABCT अपन बोल रहे हैं। ये एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन और टेम्परेचर, इनकी फुल फॉर्म क्या है? एयरवे। देखना यहाँ पे आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। ए का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हो गया एयरवे, ठीक है। उसके बाद बी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये हो गया ब्रीथिंग। बी का मतलब क्या हो गया? ये अपन बोल सकते हैं ब्रीथिंग के नाम से। सी का मतलब क्या है? ये हो गया सर सर्कुलेशन। किसकी बात करें? सर्कुलेशन। और टी का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। बताओ भाई, बच्चे में सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, टेम्परेचर देखोगे, फिर अपन सर्कुलेशन, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग देखोगे। सीक्वेंस क्या रहेगा? उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट वन ब्रीथिंग, एयरवे, उसके बाद में अपन बात करें सर्कुलेशन और ट्रीटमेंट देखोगे, या आप सबसे पहले टेम्परेचर, फिर ए, फिर ब्रीथिंग और फिर सर्कुलेशन देखोगे। बताओ इसमें एग्जैक्ट और सही आंसर क्या होगा? बहुत सारे ABCT लगा रहे हैं, बहुत सारे डी आंसर कह रहे हैं, बहुत सारे ए आंसर कह रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल यस, आप अपनी कोशिश तो करते रहो। सीपीआर का मतलब बिल्कुल क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन होता है ना, वो सीपीआर का मतलब होता है ना। कभी भी आपसे ये पूछे ना कि सर सीपीआर क्या है, तो सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ये हो गया कार्डियोपल्मोनरी, है ना, ये हो गया कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन का मतलब क्या बेटा, पुनर्जीवन करना। और किसको पुनर्जीवन करना है, कार्डियो मतलब हार्ट को और पल्मोनरी मतलब लंग्स को। अपन लंग्स और हार्ट के फंक्शन को रीजनरेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अब इसका सही आंसर क्या होगा, जब भी बच्चे होते हैं ना, उनमें मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर जो न्यूबॉर्न होते हैं ना बेटा, उन न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, एक साइलेंट किलर डिजीज होती है। किसकी बात करें, ये होगा सर साइलेंट किलर डिजीज। और उस साइलेंट किलर डिजीज का नाम क्या बच्चों, उसका नाम है, ये अपन ने बोल दिया हाइपोथर्मिया। किसकी बात करें सर, हाइपोथर्मिया इज द साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न। इसका मतलब सबसे पहले, और हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होगा, टेंपरेचर है, वो टेंपरेचर का क्या होना कम। इसका मतलब सबसे पहले बच्चे के अंदर टेंपरेचर देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे का टेंपरेचर आपने नहीं चेक किया तो जानक ना बच्चे में क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया की वजह से बच्चे की डेथ हो जाएगी। और यदि अपन बोल रहे हैं इस तरीके का ऐसा कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं बोल सकता हूं, तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, ये यहाँ पे सबसे, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, इसमें टेंपरेचर नहीं है, इसमें टेंपरेचर नहीं, इसमें टेंपरेचर नहीं है, और जिसमें पहला टेंपरेचर है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे बच्चों टेंपरेचर। टेंपरेचर के बाद क्या चेक करोगे, फिर हम चेक करेंगे सर एयरवे। एयरवे के बाद में क्या चेक करोगे, फिर हम चेक करेंगे ब्रीथिंग। क्या चेक करोगे, ब्रीथिंग। और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, ये हो गया सर्कुलेशन। क्या चेक करोगे, सर्कुलेशन। अब मैं बात करूं यदि बड़ों की बात करें, तो बड़ों में आप क्या चेक है वो चेक करोगे बच्चों, बड़ों की बात कर रहा हूं मैं, छोटों की नहीं कर रहा हूं, है ना। यदि अपन बड़ों की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें देखो ये हो गया अडल्ट। अडल्ट में क्या होगा, अडल्ट में जब भी आपको कभी भी बेटा सीपीआर देना है ना, तो आपको प्रोसेस में क्या फॉलो करना है, ये हो गया CAB फॉर्मूला। किसकी बात करें, ये हो गया सर CABD फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, CABD। अब देखो CABD का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको सर्कुलेशन को चेक करना है। सबसे पहले देखो यहां पे मैं लिख देता हूं आगे, ये हो गया सबसे पहले C का मतलब क्या होगा सर, ये हो गया सर्कुलेशन, उस सर्कुलेशन को देखना है। सर्कुलेशन के बाद में, उसके बाद में देखो नेक्स्ट मैंने क्या बताया सर, A। अब ये हो गया एयरवे, उस एयरवे को आपको क्लियर करना है। एयरवे को क्या करोगे, क्लियर करोगे। फिर आप क्या चेक करोगे, ब्रीथिंग है, वो ब्रीथिंग को चेक करो। अब एयरवे भी क्लियर नहीं है, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन दोनों नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे DFAB का यूज करो। किसकी बात करें, DFAB। आपने देखा होगा ना, झटके देने वाली मशीन है, तो उनका यूज करना है। सबसे पहले सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग और DFAB है, वो DFAB का यूज किया जाएगा। तो ये आपका रहता है। तो बच्चों में ध्यान रखना उल्टा है, अपन बहुत सारे बोल देते हैं सर ये हो गया A B C और T या CABT, ऐसे अपन बोल देते हैं, लेकिन सही आंसर है वो सही आंसर बच्चों यहाँ पे नहीं रहेगा, सही आंसर ये रहेगा। ओके जी, अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रही है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये होता है कि जो अपने जो ब्रेन है ना, अपना जो नर्वस सिस्टम है, वो कुछ एक ऐसे ट्रांसमीटर को रिलीज करता है जो आपस में क्या करता है, नर्व के अंदर कॉम्बिनेशन का काम करता है। अब देखो ये नर्व में रिफ्लेक्शन का, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखना आप। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज इन द ब्रेन विल कोज एल्जाइमर डिजीज। ये बोल रहा है कि एक ऐसी कौन सी एल्जाइमर बीमारी है, वो किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है। बीमारी का नाम क्या है, एल्जाइमर। और एल्जाइमर बीमारी हमेशा लगभग अपन बोल रहे हैं बूढ़े लोगों में होती है, और ये बीमारी भी भूलने की बीमारी है ना, मेमोरी लॉस की बीमारी है ना, उसको अपन बोलते हैं एल्जाइमर्स बीमारी। अब ये बोल रहे हैं एल्जाइमर्स बीमारी किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है, आपको बस उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम बताना है। अब नाम में क्या है, एक का नाम है एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, एक का नाम है सीरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है, एक का नाम गाबा जिसको अपन बोलते हैं गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड है, और उसके बाद डोपामिन। किसकी कमी की वजह से एल्जाइमर्स डिजीज होगी, बिल्कुल इसका आंसर है वो आंसर बताएं। बहुत सारे बच्चे ए और उसके बाद बी आंसर बता रहे हैं, यस। ज्योति ए आंसर बता रही है, यस। उसके बाद खुशबू ए आंसर, अनुष्का बी आंसर, उसके बाद में अर्चना, ठीक है। फिर अमन ए आंसर बता रहा है, यस। इसमें सर बी आंसर, यस। ओके ओके ओके, ए आंसर, बी आंसर, ए आंसर, बी आंसर। डी वाला कौन है भाई, डी वाले भी आएंगे, क्योंकि यही तो है ना विविधता, अलग अलग आंसर है वो आपको पुट करना है। अब देखना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं कि इसमें ये जो डोपामिन आपने जो डी आंसर जिन जिन बच्चों ने बताया है, वो किसका आंसर है, डोपामिन की यदि कमी हुई ना, तो उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज होगी। क्या हो ध्यान रखना, ये हो गया पार्किंसंस, ये हो गया पार्किंसंस डिजीज। इस डिजीज को अपन बोलते हैं बेटा पीड़ी। ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी, किसकी बीमारी है, अपन बोले नर्वस सिस्टम की बीमारी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेमर्स आएंगे। क्या आएंगे, ट्रेमर्स आएंगे। आपकी जो नेकल रिजिडिटी है वो हो जाएगी, और आपकी गेट में चेंजेस आएगा। इसके अंदर अपन बोल रहे हैं ये हो गया ट्रेमर्स है ना, वो ट्रेमर्स दिखाई देंगे। और क्या होगा इसकी कमी हुई तो इस बीमारी के अंदर अपन बोल रहे हैं ये हो गया नक्कल रिजिडिटी, आपका जो है ना, जो ये हो गया रिजिडिटी है ना, वो हो गया। और उसके बाद अपन यहाँ पे बात करें और क्या होगा, तो और अपन बोल रहे हैं कि गेट आपकी जो चाल है ना वो चेंज हो जाएगी, है ना। इसमें अपन बोल रहे हैं ये बीमारी होगी, तो ये तो कौन सा हो गया, डोपामिन। फिर आता है गाबा। भैया यदि इसकी कमी हुई ना, तो अपने को एंजाइटी होगी, अपने को घबराहट होगी। वो किसकी वजह से, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये हो गया सीवियर एंजाइटी। ये अपन बोल रहे हैं सीवियर एंजाइटी डिजीज, आपको यहाँ पे एंजाइटी की प्रॉब्लम या बीमारी होगी। फिर आता है सीरोटोनिन। बेटा सीरोटोनिन की कमी हुई ना, तो आप चले जाओगे डिप्रेशन में। किसमें चले जाओगे, डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन में आप यहाँ पे चले जाओगे, ध्यान रखना। और डिप्रेशन में व्यक्ति जाता है तो उसके अंदर तीन चीजें कॉमन होती है। क्या होती है, ये हो गया हेल्पलेसनेस, है ना। हेल्प अपन बात करें हेल्पलेसनेस, है ना, कि उसकी वो ऐसा सोचता है कि मेरी कोई मदद करने वाला इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करें होपलेसनेस, है ना। अपन बात करें होपलेसनेस, कि वो होप छोड़ देता है कि भाई मुझे जी के क्या करना है ना। हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस, इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो अपन क्या बोलते हैं, डिप्रेशन है। वो डिप्रेशन के अंदर यहाँ पे होगा, तो ये अपन बोल रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया उन सभी का ए आंसर इज द राइट, और ये सभी बच्चे सही है। तो ध्यान रखना एल्जाइमर बीमारी के अंदर
हमेशा हमेशा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है बच्चों एसिटाइल कोलिन, और उस एसिटाइल कोलिन की यहाँ पे क्या होती है कमी, तो ये अलग अलग प्रकार के बिल्कुल आपके क्या रहने वाले हैं, यस बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें आप ध्यान रखना। और जो चीजें मैं बता रहा हूं सभी बच्चे एक कॉपी बना लेना, एक रजिस्टर बना लो, और उसमें जो चीजें मैं बोल रहा हूं उनको लिखा करो, आगे जाके ध्यान रखना फ्यूचर में बहुत सारी काम आएगी। इसमें बहुत सारे जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज आपको ऐसे के वैसे आगे नॉर्थ साइड के अंदर, एसआईसी के अंदर, रेलवे के अंदर, सीएचओ के अंदर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर सब जगह मिलेंगे। तो ध्यान रखना कोई भी चीज बताई हुई चीज कभी वेस्ट है वो वेस्ट नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन ये बताओ भाई, ये भी एनाटॉमी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12th लेवल का क्वेश्चन है, पहले इसको समझो, पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन क्या है बेटा देखिएगा, The total period for erythropoiesis is complete। ये यूं बोल रहा है कि मतलब erythropoiesis का मतलब क्या होता है कि erythropoiesis का मतलब होता है आरबीसी का बनना, और आरबीसी बनने में कितना टाइम लगता है ये पूछ रहा है। आरबीसी बनने में 5 से 6 दिन लगते हैं, आरबीसी बनने में 10 से 12 दिन लगते हैं, आरबीसी बनने में 7 से 9 दिन लगते हैं, या आरबीसी बनने में 2 से 4 दिन लगते हैं। erythropoiesis का मतलब क्या होता है बेटा, ये हो गया आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन किसकी बात करें, आरबीसी है, वो आरबीसी का फॉर्मेशन है ना। और जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं पता है ना, ये अपन बात करें हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मतलब क्या होता है, हीमोपोइसिस का मतलब होता है ये हो गया फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब बनना, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का बनना हीमोपोइसिस कहलाता है। क्या करना ध्यान रखना, ब्लड का बनना हीमोपोइसिस कहलाता है। और जो हीमोपोइसिस होता है ना ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बेटा बोन मेरो, अपना ब्लड का बनता है, ये हो गया बोन मेरो है ना, उस बोन मेरो में बनेगा। और बोन मेरो में कहां पे बनेगा, ये हो गया रेड बोन मेरो में बनेगा। रेड बोन मेरो आपको पता है ना, बोन मेरो दो प्रकार की होती है, एक होता है येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। तो यहाँ पे किसमें बनेगी ध्यान रखना, रेड बोन मेरो 50% है ना वो प्रेजेंट रहती है, और वही ध्यान रखना बोन मेरो में क्या बनाती है, ब्लड है, वो ब्लड बनाने का काम है, वो काम करेगी। कौन काम करेगी ध्यान रखना, ब्लड है, वो ब्लड बनाने का काम करेगी। अब अपन बोल रहे हैं आरबीसी, अब देखो बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा, आरबीसी बनने में कितना टाइम लगेगा, है ना। अब इसमें अपन बात करें आरबीसी, आपकी ध्यान रखना 5 से 6 दिन में, बिल्कुल भी 5 से 6 दिन में आरबीसी कंप्लीट नहीं बनेगी, है ना। उसके बाद अपन 10 से 12 दिन में, 10 से 12 दिन भी नहीं लगेगा। उसके बाद में 2 से 4 दिन नहीं लगेगा। तो कितने दिन लगेंगे भाई, आरबीसी बनने में 7 से लगाकर 9 दिन लगते हैं। एक मेच्योर आरबीसी बनने में क्या करते हैं ध्यान रखना, 7 से लगाकर 9 दिन है, वो 9 दिन बनते हैं। 9 दिन में कंप्लीट एक आरबीसी है ना वो आरबीसी बनेगी। और आप सभी को पता है एक जो आरबीसी है ना, उस आरबीसी की जो एक कंप्लीट जो साइज होती है ना, वो ध्यान रखना कितनी होती है, 7 माइक्रोन है, वो 7 माइक्रोन होती है। अब यहाँ पे बच्चों देखना, ये तो आपने 7 से 9 है वो बिल्कुल सही बताया, जिन्होंने सी आंसर किया ना उन सभी ने सही आंसर बताया। अब यहाँ पे देखना बच्चों, है ना, अपन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है ना उसमें कौन कौन सी फेज आती है बेटा। सबसे पहले आता है स्टेम सेल्स। अपनी बॉडी में कौन सी आएगी, जो स्टेम सेल्स है वो स्टेम सेल्स सबसे पहले आएगी। स्टेम सेल्स के, और स्टेम सेल्स के अंदर कौन सी सेल होगी, उस सेल का नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट। क्या नाम है बेटा, हीमोसाइटोब्लास्ट आएगी। फिर उसके बाद में अपन बोल रहे हैं ये देखो कमिटेड सेल, और कमिटेड सेल्स उसका नाम है ध्यान रखना प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। मतलब ये बोल रहा है आरबीसी बनने से पहले वाली स्टेज का नाम क्या है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ना, वो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होगा। उसके बाद देखो, अब देखो फेज 1, फेज 2 और फेज 3। पहली फेज का नाम है बच्चों ये होगा अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। फिर कैसी होगी, लेट इरिथ्रोब्लास्ट है, वो लेट इरिथ्रोब्लास्ट होगी। लेट इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में ये होगी नॉर्मोब्लास्ट है ना, वो नॉर्मोब्लास्ट होगी। और उसके बाद में क्या होगी, ये अपन बोल रहे हैं ना इमेच्योर, इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ये क्या है बच्चों, ये होती है इमेच्योर आरबीसी। किसकी बात कर रहे हैं, इमेच्योर आरबीसी, इसको रेटिकुलोसाइट। और उसके बाद जो मैच्योर आरबीसी उसको अपन बोलते हैं ये हो गया एरिथ्रोसाइट। किसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया मैच्योर आरबीसी, ये हो गया मैच्योर आरबीसी। अब मैं बात करूं बेटा, ये जो यहां तक की मैं बात करूं ना, यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगाकर यहां तक कितने दिन लग जाएंगे, लगभग 5 दिन लग जाते हैं। और मैच्योर होने में यहां पे कितने दिन लग जाते हैं, 2 दिन है, वो 2 डेज लग जाते हैं। तो टोटल आपके कम से कम 7 दिन है, वो 7 दिन। सबसे पहले स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स के बाद में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बाद में क्या होगा बच्चों, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, लेट इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट्स, और उसके बाद में इरिथ्रोसाइट्स ऐसे बनती एक आरबीसी। और ये अपन बात करें यहां पे देखो, सबसे पहले ये सेल्स आई, फिर ये सेल्स आई, फिर ये सेल्स, फिर ये सेल्स, फिर ये सेल बाहर निकल गई। और यहां जाके इस सेल के अंदर लाल कब हुई, इससे पहले हीमोग्लोबिन होता ही नहीं इसमें। कब हीमोग्लोबिन आएगा ध्यान रखना, अपन बोल रहे देखो यहाँ पे इस स्टेज में यहाँ पे हीमोग्लोबिन आया है, और लास्ट में ये बिल्कुल कंप्लीट रेड हो गई, इसके अंदर फुल एंड फुल हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन रहेगा। तभी तो अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन का काम कौन करती है, ये आरबीसी करती है। ठीक है, तो ये स्टेप्स रहेगी, बिल्कुल आप ये स्टेप्स लिख सकते हो। पहली फेज में क्या होगा, राइबोसिंथेसिस होगा। दूसरी फेज में हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन होगा। और तीसरी फेज में ध्यान रखना ये होगा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस है, वो इजेक्शन है, वो न्यूक्लियस का इजेक्शन है, वो इजेक्शन होगा। ये टोटल बेटा स्टेप्स है, वो स्टेप्स यहाँ पे रहती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन सा हो गया बच्चों, ये हो गया आपका आरबीसी। तो आरबीसी कब बनेगी, 7 से 9 डेज है उसके अंदर यहाँ पे बनेगी। ये बात अपन कर रहे हैं। अगला आ जाओ भाई क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझना और उसके बाद में सही आंसर करना। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज सिचुएटेड। ये बोल रहा है कि अपने को दिख रहा है ना, मैं आपको दिख रहा हूं, ये एरिया आपके कौन से लोब में, ये मेरा ब्रेन है, इस ब्रेन में ऐसा कौन सा एरिया है, उस लोब के द्वारा मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, है ना। और मेरे को आपकी कमेंट दिखाई दे रहे हैं। बताओ भाई ये टेम्पोरल लोब की वजह से है, ऑक्सीपिटल लोब की वजह से है, फ्रंटल लोब की वजह से है, या पैराइटल लोब की वजह से है, किस वजह से होगा ये मुझे बताओ आप। प्राइमरी विजुअल जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है उसकी अपन यहाँ पे बात है वो बात कर रहे हैं। देखो यदि अपन यहाँ पे बात करें ना बच्चों, इसके अंदर देखो, इसके अंदर बात करें, इसके अंदर ये देखना यहाँ पे यदि मैं बात करूं ना, ये देखो इसके अंदर ये अपन बोल रहे हैं सर इस तरीके का अपना जो ब्रेन है ना, जो सेरिब्रम है, उस सेरिब्रम की बात कर रहे हैं। ये देखो कौन सा एरिया यहाँ पे सबसे आगे रहता है, ये इधर अपन बोल रहे हैं साइड में, ये टेम्पोरल एरिया। ये इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रंटल लोब। ये जो बीच में इसको अपन बोलते हैं बेटा, ये होगा पैराइटल लोब। और ये लास्ट में इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल लोब। जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन में दे रखे हैं, ये
चारों के चार लोब यहाँ रहे, ये ऐसे यहाँ पे रहेगा फ्रंटल, यहाँ आगे फ्रंटल, ये टेम्पोरल, ये पैराइटल, और पीछे वाला क्या रहेगा, ऑक्सीपिटल है वो रहेगा, है ना। और ऊपर से आप देखोगे तो ये ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये इस तरीके से आपको दिखेगा। ये ब्रेन का एक सुपीरियर जो है वो व्यू है, और ये ब्रेन का एक लेटरल व्यू है, ऐसे व्यू है और ऐसे व्यू है ना। अब भाई इसमें किसके अंदर क्या होगा, सीधी सी बात करें, आपको दिखाई देता है ये हो गया प्राइमरी विजुअल एरिया। और अब मैं यहाँ पे बात करूं, प्राइमरी जो विजुअल एरिया है बेटा, प्राइमरी विजुअल एरिया, और प्राइमरी विजुअल एरिया कौन से होते हैं, ये हो गया बेटा एरिया नंबर 17 और एरिया नंबर 18। कौन से एरिया ध्यान रखना, 17 और 18। और 17 और 18 नंबर जो एरिया है वो कहां पे रहते हैं बेटा, ये रहते हैं ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। किसके अंदर, ये हो गया बेटा ऑक्सीपिटल लोब। जिन जिन बच्चों ने बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का सही आंसर जाएगा। कौन सा होगा ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं ऑक्सीपिटल है ना, वो ऑक्सीपिटल लोब, उसकी अपन बात करें तो दिस इज द प्राइमरी विजुअल एरिया। कौन सा होगा बेटा, प्राइमरी विजुअल एरिया है। बिल्कुल जिन जिन ने बी सही आंसर है वो सही आंसर आपने यहाँ पे कमेंट किया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन ने बात करी सर ये फ्रंटल एरिया पैरेटल एरिया इनका क्या काम है। मैं कह रहा हूं मेरी ये जो फ्रंटल है ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, पीछे वाला क्या काम करता है। मैं आपको एक ही इमेज से सारे आज के बाद में आपके सभी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे यदि आपको ये यहाँ पे पता है, वो पता हो गया कि सर इसका जो है वो अपन किसकी बात करें। ये देखो बेटा यहाँ पे देख समझना, अपन बात करें सभी एरियाज, उन सभी एरियाज के यहाँ पे नाम है। मैं यहाँ पे बात करूं कौन सा, सबसे आगे वाला ये है। इस आगे वाले को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, ये हो गया फ्रंटल है ना, वो फ्रंटल लोब। ये क्या काम करेगा देखना, पहला काम है ये हो गया एक्सक्रीटिव जो भी फंक्शन, जितने भी अपनी बॉडी के जो जितने भी मोटे तौर पे फंक्शन होते हैं ना वो सारे के सारे करता है। उसके बाद मोटर, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूं, चल रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, ये सारे के सारे ये कौन करेगा, ये कंट्रोल करेगा। उसके बाद देखो मैं लैंग्वेज प्रोडक्शन, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी लैंग्वेज प्रोडक्शन भी यहां से हो रही बच्चों। कौन से लोब से ध्यान रखना, जो फ्रंटल लोब, उस फ्रंटल लोब से हो रही है। और उसके बाद में आता है इमोशनल, ये हो गया रेगुलेशन। मेरे को देखो मैं ज्यादा रोऊंगा, मैं ज्यादा हंसूंगा, मैं किसी के साथ खुश रहता हूं, किसी के साथ खुश नहीं रहूंगा, तो वो मेरी खुशी कौन बताएगा, ये बताएगा बेटा इमोशनल रेगुलेशन। तो इमोशनल रेगुलेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, मोटर फंक्शन हो गया, इन सभी को अपना फ्रंटल ये वाला लोब है ना वो कंट्रोल करता है। मैं कह रहा हूं मेरे यहाँ पे चोट लग गई, मैं बोल नहीं पाऊंगा, यहाँ पे चोट लग गई, मेरा जो फंक्शन है वो नहीं होगा। दूसरा आता बेटा इसके जस्ट पीछे, और उसका नाम क्या ध्यान रखना, इसकी अपन बात करें, इसका नाम है बेटा ये होगा पैराइटल लोब। अब बेटा पैराइटल लोब के अंदर क्या होता है देखना, पहली चीज सेंसरी, ये होगा इंटीग्रेशन। जितने भी अपने सेंसरी है ना, जिसे अपन बोल रहे हैं आई हो गया, नोज हो गया, ये अपन टंग हो गई, जितने भी सेंसरी और आंख हो गई, कान हो गए, इनका इंटीग्रेशन का काम कौन करता है, ये करता है, आपस में जोड़ने का। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपन बात करें अटेंशन, जो अपनी अटेंशन हो गया, अवेयरनेस हो गया, वो सारी यहां से आती है। और जितने भी अपन मैथमेटिकल प्रोसेस करते हैं, है ना, आप कितने गणित में होशियार हो, है ना, जो टैलेंट है वो कौन सा करेगा, ये पैराइटल लोब। जितने भी अपन माइंड में कहते हैं ना कि मेरे तो लॉजिक खतरनाक है, मैं ऐसे करता हूं, मैं ये करता हूं, वो सारा का सारा कौन करेगा, ये पैराइटल लोब है, वो अच्छी तरीके से काम करेगा तो अच्छा करेगा। उसके बाद आता बेटा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहां होता है, यहाँ पे इस जगह, है ना, इसको अपन बोलते हैं टेम्पोरल लोब। चार ही लोब है ना, ये हो गया अपन बोले सर फ्रंटल, ये हो गया पैराइटल, ये हो गया टेम्पोरल, ये हो गया ऑक्सीपिटल। अब अपन बात करें इसमें क्या होगा, ये होगा ऑडिटरी प्रोसेसिंग। ऑडिटरी मतलब सुनाई पूरा देगा वो, इस वजह से इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो आपको सुनाई नहीं देता। कभी कहते ना कि टीचर ने किसी एक स्टूडेंट को थप्पड़ जड़ा और इस कान में उसको सुनाई देना बंद। क्यों सुनाई देना बंद हुआ, आजकल तो टीचर मारते नहीं है, बच्चे टीचर को थप्पड़ देने लग जाए। अब अपन यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि आपने टेम्पोरल लोब को टच कर दिया। मेमोरी, आपने देखा होगा यार मैं सोचता हूं, यार मैं सोचना है, मैं आप सोचते हो जब कि यार मुझे उसका नाम याद है, उस मूवी का ये नाम है और उसमें ये हीरो था, पता नहीं कौन था कौन था कौन था, आप यहां से हाथ लगा रहे हो, दैट्स मींस आप यहाँ पे मेमोरी भी किसके अंदर होगी, इस टेम्पोरल लोब के अंदर होगी। अगला अपन बोल रहे हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव, है ना, लैंग्वेज जो बनती है ना वो भी इसमें बनती है। और उसके बाद इमोशनल, ये देखो दोनों में आ रहे हैं, दोनों में ये लैंग्वेज इमोशनल क्यों, क्योंकि आधा इसका एरिया, आधा इसका एरिया, आधा इसका एरिया, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, पूरे एरिया बनाते हैं, इसलिए दोनों में एक का नाम आ रहा है। और उसमें उसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम हो गया ऑक्सीपिटल है, वो ऑक्सीपिटल लोब। और ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या होगा, एक का नाम है विजुअल प्रोसेसिंग। बिल्कुल क्वेश्चन तो यही था अपना कि आपको जो दिखाई दे रहा है ना, जो विजन बन रहा है बच्चों, वो कौन बनाएगा, ये ऑक्सीपिटल लोब। इसका मतलब कभी आपने देखा होगा किसी ने यदि कोई पीछे मारता है ना, अपन बोल रहे हैं यार पीछे मत मार, है ना, और पीछे मारता है तो अपने आप देखा होगा कभी कभी ऐसे मारता है, एक बार अपने को दिखाई भी नहीं देता है, तो वो रीजन क्या है ध्यान रखना, ये होगा विजुअल प्रोसेसिंग। उसके बाद में कलर रिकॉग्नाइजेशन, इस एरिया में गड़बड़ होगी ना तो आपको कलर डिफरेंस नहीं होगा, रेड का पता नहीं चलेगा, उसके बाद ब्लू का पता नहीं चलेगा, किसी कलर का पता नहीं चलेगा। उसके बाद में अपन बोलते हैं मोटर परसेप्शन, कोई कैसे चल के आ रहा है ना, कोई कैसे चल के आ रहा है, या कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, जैसे आप कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, मैं देख रहा हूं तो मेरे माइंड में उनका परसेप्शन बन रहा है ना कि ऐसे खेल रहा है, ऐसे कर रहा है, तो वो कौन बना रहा है, ऑक्सीपिटल लोब। और उसके बाद में ध्यान रखना रीडिंग, तभी तो बेटा कहते हैं ना कि यदि अपन बोल रहे हैं आपका हेडेक हो रहा है, जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम हेडेक हो रहा है सर मेरा, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग ये काम करवाता है, पढ़ाई का काम कौन करता है, ऑक्सीपिटल लोब। और फिर अपन क्या करते हैं सर, मैं पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में पानी आता है और हेडेक होता है, इसका मतलब ध्यान रखना आपके इस लोब में प्रॉब्लम है, और इस लोब में प्रॉब्लम होगी इसका मतलब ध्यान रखना आपको विजुअल प्रॉब्लम भी होगी। और जब आप ग्लासेस लगा लेते हो, है ना, स्पेक्स लगा लेते हो, फिर आपका हेडेक नहीं होता है, आंखों में पानी नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पे इस जो ऑक्सीपिटल इसके ऊपर जोर नहीं पड़ रहा है, और इसके ऊपर जोर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेटा, यस, ये अपन बोल रहे हैं ये चार एरिया हो गए पूरे ब्रेन के अंदर। ये चीजें आपको पता है ना, मतलब आपको पूरे ब्रेन का पता है, आपको पूरे ब्रेन का पता है। यदि ये चीजें आपको पता है तो ये इस तरीके से अपन बोल रहे हैं दिस इज द लोब, दिस इज द लोब। और इसका मतलब अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, मैं बोलूंगा बताओ भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ मैं बोलता हूँ द मेमोरी सेंटर आर लोकेटेड इन, मेमोरी सेंटर आर सिचुएटेड इन, बताओ भाई टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब या पैराइटल। मेमोरी किस जगह होती है, आप बोलो सर मेमोरी टेम्पोरल, मेमोरी कहां पे होती है, टेम्पोरल लोब होती है। मैं कह रहा हूं सुनाई किस जगह से देना है, यहां मैं कहता हूं द हियरिंग जो है वो कॉर्टेक्स किस जगह प्रेजेंट रहेगा, आप बोलोगे सर टेम्पोरल लोब। तो अलग अलग जिस जगह भी रहते हैं ना, उन सभी जगह आपको यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, पता है, वो पता होना चाहिए कौन से में क्या रहता है। क्लियर है बेटा, ये दोनों चीजें अपन ने यहां पे क्या कर दी, क्लियर है, क्लियर कर दी।
अगला बताओ भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड टेस्ट यूज्ड फॉर लेबोरेटरी डायग्नोसिस, एक बीमारी है ना, उस बीमारी का नाम है सिफिलिस। और क्वेश्चन इतना सा है कि बताओ सिफिलिस जो बीमारी है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हो? सिफिलिस का पता कैसे लगेगा, उसका टेस्ट का नाम बताना है। मतलब उस टेस्ट का नाम, एक टेस्ट है इसका नाम है मॉन्टेक्स टेस्ट, दूसरे का नाम है वीडीआरएल टेस्ट, उसके बाद में ये हो गया स्टेरिंग टेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट वन है उसका नाम है विडाल टेस्ट। बताओ भाई कौन सा क्या करेंगे अपन? यहां पे बात करें ना बेटा, ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट है ना, ये टीबी का है। किसका टेस्ट है ध्यान रखना, ये अपन टीबी का पता करने के लिए इस टेस्ट है ना, इस टेस्ट का अपन यूज करते हैं। किसका पता करने के लिए? टीबी है ना, उस टीबी का पता करने के लिए ये हो गया मॉन्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है विडाल। विडाल आप सभी को पता बेटा, ये हो गया सर टाइफाइड है ना, उस टाइफाइड जो फीवर है ना, उस बीमारी के लिए इसका यूज किया जाएगा। तो ये तो कौन सा हो गया? टाइफाइड फीवर के लिए। ये कौन सा हो गया? टीबी। इसका मतलब इसको भी काट दो और इसको भी काट दो, अब दो बचे। अब अपन बात करें, ये हो गया स्टेरिंग टेस्ट, ये भी नहीं होता, इसका जो टेस्ट होता है ना, उसका नाम है, ये हो गया, इसका मतलब क्या होता है ध्यान रखना, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। किसकी बात करें? इस टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है? वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। क्या नाम है ध्यान रखना, तो ये अपन यहां पे बोल सकते हैं वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट है, वीडीआरएल टेस्ट। क्या नाम से जानते हैं? वीडीआरएल। और वो वीडीआरएल किस में करोगे आप? सिफिलिस में करोगे। तो सिफिलिस की बीमारी के लिए पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करोगे? वीडीआरएल। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में इजी आ सकता है, डायरेक्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड में आ सकता है, डायरेक्ट बहुत सारी जगह आ सकता है। कभी कभी ये पूछ ले कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, जो अंत जवर या टाइफाइड फीवर है उसके लिए विडाल है ना। उसके बाद मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये टीबी के रोगों में, जो टीबी के व्यक्ति है ना, उनमें संक्रमण को देखने के लिए किया जाता है। उसका नाम क्या होगा बच्चों? मॉन्टेक्स है, वो मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया। बताओ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये घरेलू क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? घरेलू। घरेलू कैसे हुआ कि आजकल हर किसी के घर में लगभग कोई ना कोई जो है वो डायबिटीज वाला पर्सन होता है। किसकी बात करें बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंसुलिन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इंसुलिन का इंजेक्शन देना है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन कौन से रूट से दोगे? इंसुलिन का इंजेक्शन किस रूट के द्वारा दिया जाएगा, उस रूट में नाम बताना है। बताओ भाई, ये इंट्रामस्कुलर, आप इंसुलिन का इंजेक्शन मांसपेशियों में लगाओगे। दूसरा, इंसुलिन का इंजेक्शन आप स्किन के नीचे लगाओगे। इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो आप ध्यान रखना उपत्वचा, जिसको अपन बोलते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाओगे, या आप सीधा डायरेक्ट वेन है उस वेन में लगाओगे। ध्यान रखना, इंसुलिन किस में यूज होती है बताओ? इंसुलिन बेटा जिन व्यक्तियों को डायबिटीज होता है, किसकी बात करें? डायबिटीज और डायबिटीज मेलाइटिस। और डायबिटीज मेलाइटिस में अपन बात करें तो इसमें क्या होगा? एक डायबिटीज मेलाइटिस टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होता है। तो जो पहला टाइप होता है उसमें इंसुलिन की कमी होती है। तो ध्यान रखना, उस कंडीशन में अपन यहां पे बोल सकते हैं कि आपको इंसुलिन है वो इंसुलिन देना पड़ेगा। तो इसमें अपन बोल रहे हैं सर टाइप फर्स्ट है ना, उस टाइप फर्स्ट की अपन बात करें, उसके लिए इंसुलिन दोगे तभी जाके डायबिटीज रुकेगा। और आप सभी को पता है डायबिटीज के अंदर जो साइन क्या आता है ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं सर उसमें जो है डिस्फेजिया होता है ना, और अपन बोल रहे हैं पोलीयूरिया होता है ना, पोलीफेजिया होता है, और आपने कहा बहुत प्यास लगती है ना, डिहाइड्रेशन होता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। अब बताओ इंसुलिन कभी भी, आप पहली बात तो इंसुलिन के कोई इंजेक्शन नहीं आते, सॉरी टेबलेट नहीं आती। इंसुलिन की क्या नहीं आती बेटा? टेबलेट आती है क्या? कभी नहीं आती। क्यों नहीं आती है? आपने इंसुलिन यदि मुंह से दिया ना, इंसुलिन की टेबलेट खिलाई तो वो पेट में जाएगी, और पेट में होता है एसिड, और एसिड उस टेबलेट को पूरा नष्ट कर देगा। जब एसिड उस टेबलेट को नष्ट कर देगा, पूरा डीएक्टिव कर देगा, तो आपने टेबलेट खाई उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, ये ध्यान रखना। और दूसरा अपन बोल रहे हैं, न तो इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, नहीं बेटा इंट्राडर्मल लगाते हैं, और नहीं बेटा इसमें इंट्रावीनस लगाते हैं। इसको लगाया जाता है किसके अंदर? जो अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ना, किसमें ध्यान रखना? अपने स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू। क्यों? धीरे 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 यहाँ पे क्या होगा? ये इंसुलिन है वो इंसुलिन यहाँ पे अपनी बॉडी में जाएगा और धीरे धीरे अच्छी तरीके से काम करेगा, और डायबिटीज है ना, उस डायबिटीज मेलाइटिस को रोकेगा। क्या करेगा बेटा? डायबिटीज मेलाइटिस है, उस डायबिटीज मेलाइटिस के इंसिडेंस को कम करेगा, उसको रोकेगा। तो जो ऐसी कंडीशन उसको अपन बोलते हैं बेटा सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाएगा इंसुलिन हमेशा, है ना। किस रूट से ध्यान रखना? इसका एक टाइप आता है ध्यान रखना, इसका एक इंसुलिन इंजेक्शन का नाम ध्यान रखना, ये हो गया इंसुलिन। आपने कहा होगा रेगुलर इंसुलिन होता है, उसके बाद अपन बोल रहे हैं बहुत सारे, एक रेगुलर इंसुलिन होता है, ठीक है ना, उसके बाद ह्यूमन इंसुलिन होता है, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट होता है, ऐसे बहुत सारे जो इंसुलिन है ना वो आपके यहाँ पे होते हैं, वो आप सबक्यूटेनियस रूट से लगाओगे। क्लियर बेटा? ये बताओ भाई, इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या बताओ ध्यान रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बॉडी बिल्डिंग फूड। बताओ भाई इन सभी में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको 4 फूड के नाम दिए, उन चारों में से है ना, उन 4 में से आपको यहाँ पे एक फूड है वो ऐसा बताना जो अपनी बॉडी नहीं बनाने में मदद नहीं करता है। बताओ भाई कौन सा अपनी बॉडी बनाने में मदद नहीं करता है? बिल्कुल, इसे आपको तो यहाँ पे देना है, मीट हो गया, पल्स या लेग्यूमिन। लेग्यूमिन का मतलब होता है बेटा फलियां, है ना, उसके बाद फ्रूट्स हो गया, उसके बाद एग हो गया। बताओ भाई, अब मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले मीट की, तो मीट तो अपनी बॉडी बिल्डिंग में काम करता है, जितना ज्यादा मीट खाओगे उससे बॉडी बनेगी, ठीक है। तो ये अपन बोल रहे हैं क्योंकि मीट के अंदर प्रोटीन बहुत फुल होता है, फैट भी फुल होता है। अगला अपन बोल रहे हैं पल्स। पल्स यदि अपन बात करें ना, दाल, और दाल ध्यान रखना गरीब लोगों का मीट है। दाल को अपन क्या बोलते हैं कि गरीब लोगों का मीट है ये, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा मीट एक्सपेंसिव नहीं कर सकते, तो दाल खाओ, दाल उनके लिए। और उसके बाद में फलियां होती है ना, लेग्यूमिन्स, वो सारी, क्योंकि आपने कहा दाल की फलियां आती है वो। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें फ्रूट। बेटा ये जो फ्रूट है ना वो फ्रूट नहीं होता है, क्योंकि फ्रूट अपनी बॉडी में किसका काम करेगा? ये विटामिन मिनरल्स ये चीजें देता है। क्या देता है बेटा? ये हो गया विटामिन हो गया, ये अपन बोल रहे हैं मिनरल्स है ना, ये हो गया मिनरल्स का काम करेगा, मतलब ये अपनी बॉडी का प्रोटेक्टिव फूड है, इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया बॉडी प्रोटेक्टिव फूड। कैसा है बेटा? बॉडी प्रोटेक्टिव फूड है ना, वो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड रहेगा, इसलिए इसको अपन यहाँ पे क्या नहीं बोलते हैं, ये फ्रूट है वो फ्रूट नहीं होगा। और एग तो आपको पता ही है ना, एग है, इस एग में ध्यान रखना क्या होता है? प्रोटीन है, वो प्रोटीन सबसे अधिक होता है, प्रोटीन से ही अपनी बॉडी बनती है, प्रोटीन से ही अपनी क्या बनती है? बॉडी। इसका मतलब क्या नहीं होगा बेटा, जो फ्रूट है ना वो फ्रूट आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर है वो क्या रहेगा बच्चों? सी है, वो सी इसका सही आंसर रहेगा।
सी इसका क्या रहेगा यहाँ पे सही है, वो सही आंसर रहेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक। उसके बाद देखो ये अपन बात करें यहाँ पे ये देखिएगा किसकी बात करूं, आज का सबसे लास्ट है वो लास्ट क्वेश्चन है। बताइए बेटा क्या है क्वेश्चन, ध्यान रखना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ लीवर। मतलब भाई यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि एक लीवर का फंक्शन है, उस फंक्शन को आपको ढूंढना है। मतलब भाई ऐसा कौन सा एक जो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या बोल रहा है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि लीवर का काम है कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी से बाहर फेंकना। ऐसा काम है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा काम है। ये कभी भी अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट फेंकता नहीं है, ये अपनी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट अपन बोल रहे हैं सर अपनी बॉडी में स्टोर करता है, तो ये तो गलत बात है। फिर नेक्स्ट लिखा कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, कि बाइल को कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ा बनाना, कि बाइल है ना, बाइल में से पानी को सोख लो और पानी को सोखोगे तो बाइल गाढ़ा हो जाएगा, और बाइल गाढ़ा होगा इसका मतलब बाइल कंसंट्रेट बनेगा। ऐसा कोई काम नहीं है भैया। ये जो बाइल कंसंट्रेशन का काम है ना वो बेटा कौन करता है, ये हो गया गाल ब्लेडर है ना, वो गाल ब्लेडर करता है। कौन करता है? और ये जो बाइल, लीवर का काम क्या है, ये देखो लीवर, और लीवर क्या करेगा बच्चों, जो बाइल है ना उस बाइल का प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? बाइल है उस बाइल का प्रोडक्शन का काम करेगा। इसका मतलब ये बात भी कंसंट्रेशन का काम तो नहीं करता है, बाइल बनाता जरूर है। और बाइल भी कितना बनाता है बेटा, तो वो ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं सर 500 ml है ना, वो 500 ml बनाता है रोज का। ठीक है, अगला सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, कि प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है क्या? बिल्कुल करता है। किसकी बात करें ध्यान रखना, प्लाज्मा प्रोटीन उसका सिंथेसिस, और सिक्रेशन ऑफ कोलेसिस्टोकाइनेज, कोलेसिस्टोकाइनेज यहां से नहीं बनता है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन लीवर बनाता है, और जरूर बनाता है। क्या बनाता है ध्यान रखना, प्लाज्मा प्रोटीन है वो प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। तो बिल्कुल जिन्होंने भी सी आंसर, जिन जिन बच्चों ने दिया उन सभी का आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है। क्या रहेगा ध्यान रखना, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे। अब देखो बच्चों, मैं आपको पूरे लीवर के जितने भी अपने फंक्शंस है ना उन फंक्शंस को बताता हूं। ये देखो लीवर क्या क्या काम करता है भाई, अपनी बॉडी में लीवर तो है, इसलिए अपन कहते हैं ना दारू ज्यादा पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, और लीवर खराब होगा तो लीवर इतने सारे काम करता है। पहले क्या बोलते ध्यान रखना, ये हो गया रेड ब्लड, किसकी बात करें, पहले क्या लिखा हुआ, रेड ब्लड सेल्स, उसको डीकंप्रेशन का काम करता है ना, लीवर और स्प्लीन जो भी पुरानी अपनी जो आरबीसी है ना उसको कम करने का, उनको डाउन करने का काम करता है। दूसरा ये ध्यान रखना, ब्लड ब्लड के अंदर जितने भी कंपोजिशन है ना उसको रेगुलेशन का काम करता है। ये ध्यान रखना, हार्मोन्स है ना उन हार्मोन्स का काम करता है। इसमें ये हार्मोन है, उन हार्मोन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये विटामिन है ना, उन विटामिन को भी क्या करता है। और इसमें मेनली अपन बात करें तो कौन से विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है बेटा, कौन से, ये हो गया फैट सोल्यूबल विटामिन। और फैट सोल्यूबल विटामिन में भी ये हो गया ए डी ई के, ये यहाँ पे रहेंगे। और उसके बाद में विटामिन B12 है वो स्टोरेज रहता है, इसके अलावा कोई भी विटामिन यहाँ पे स्टोरेज नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में ये अपनी बॉडी में जितना गया ना, आपने, मैं कह रहा हूं एक पैरासीटामोल खा ली थी, आपका मरने का मूड था और आपने पूरे पैरासीटामोल के स्ट्रिप को खा गए कि मैं तो मरूंगा, जोर किसको पड़ेगा, लीवर को। तुम मरोगे कि नहीं मरोगे, लीवर को जरूर मार दोगे, है ना। तो जितना भी जहर खाओगे तो भी किसके पास जाएगा, लीवर के पास। और यहाँ पे लीवर है, वो लीवर यहाँ से क्या होगा, परेशान है, वो परेशान यहाँ पे रहने वाला। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जितने भी टॉक्सिन्स अपनी बॉडी में जाते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। उसके बाद अभी मैंने क्या कहा, बाइल है ना, उस बाइल का प्रोडक्शन करेगा, और बाइल का भी कितना प्रोडक्शन करेगा, 500 ml वो डेली करेगा। उसके बाद में ये प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल अभी मैंने अपन बात करी कि प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और उसके बाद में मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको कंट्रोल करता है। बिल्कुल जो भी खाते हो ना अट्रम सट्रम, वो पूरा पेट में जाता है, पेट से लीवर के पास जाता है, और लीवर वहां से सैंक्शन करते हैं किसमें, ब्लड है, उस ब्लड में भेजता है कि ये काम की चीज है, ये काम की नहीं है, ये चीज है, वो चीज है, पूरा रेगुलेशन का काम है वो अपना लीवर करता है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये अपने क्या होगी बेटा, लीवर, उस लीवर के फंक्शन है, उस फंक्शन की अपन ने यहाँ पे बात कर दी। ये इतने सारे फंक्शन क्या रहेंगे लीवर के। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये क्या कह रहा है कि रिलीज पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा हार्मोन है ना, कौन सा ऐसा एंजाइम है, वो एंजाइम क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करता है कि पैनक्रियाटिक जूस तू बन तू बन तू बन। ये काम कौन करेगा, ये देखो इंटेरोकाइनेज करेगा, कोलेसिस्टिकाइनिन करेगा, या अपन बोल रहे हैं ये अपन ट्रिप्सिनोजन करेगा, या सिक्रीटिन करेगा, कौन करेगा। आंसर है वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं कल की क्लास उसमें यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों आज का सेशन यहीं तक रहेगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मतलब क्या है, पहले सीखना है और उसके बाद में जीतना है। थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।